हेलो माय लिसनर्स, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स फिर से मैंने पढ़े हैं और ऑलमोस्ट कमेंट की रिप्लाई भी देने की मैंने कोशिश की है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो यार तुम लोग। स्पेशली आस्था जी का कमेंट आया था, कोमल जी का कमेंट आया था, नंदिता जी का कमेंट आया था और एक प्रीति जी का तो कमेंट ऑब्वियसली। और उसके साथ एक लड़की है जिनका नाम कुछ अलग था, रोही रूही रावस, रूही रवा, पता नहीं कुछ ऐसे करके था। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनका भी कमेंट मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं। और प्लीज़ अपना नाम लिख दिया करो साइड में, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रह जाता कि आप लोग का नाम क्या है, क्योंकि वो जो प्रोफाइल के नेम होते हैं वो थोड़े अलग भी हो सकते हैं। तो आप लोग अपना नाम कमेंट के साथ ऐसे ही ज्वाइन करके लिख दिया करो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। और आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मैं स्टोरी बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी स्टोरी, अनवांटेड ब्राइड ऑफ डबल बॉस को। गाड़ी में बैठे अग्निव जी, जो कि अभी ड्राइविंग कर रहे थे, और फाइनली उन लोग का अपना विला आ चुका था, जहाँ गाड़ी को पार्क करने के बाद वो लोग बाहर निकल ही रहे थे। दोनों बैग अभी रुद्राणी के हाथ में था, लेकिन तभी उसमें से एक बैग जो कि हल्का वाला था उसे खुद अग्निव जी ने अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन वो जिसका बैग था, ऑब्वियसली रुद्राणी नहीं चाहती थी कि इनरवियर का बैग अग्निव जी पकड़े, जिससे वो उनके हाथ से उस बैग को छीनते हुए कहती है, क्या करे, मेरा है, मैं खुद लेती जाऊंगी। चुपचाप से वो मेरे हाथ में दो। अरे पर मैंने कहा ना मेरा, मैं लेती जाऊँ। तो मैंने कब कहा कि मेरा है, लेकिन अभी दो मुझे। पर अचानक ही उसके हाथ से वो फिर से इनर वाले बैग को छीन चुके थे। अचानक ही उसके हाथ से वो इनरवियर वाले बैग को दोबारा से अपने हाथ में लेकर के अब अंदर की तरफ जाने लगे थे। और वहीं रुद्राणी जो कि एकदम से एम्बैरस होकर के उनके पीछे पीछे। बेचारी को बहुत अजीब लग रहा था। क्या जरूरत है, अगर लेना ही था तो वो साड़ी वाला बैग ले लेते। अंदर की तरफ अभी वो लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज़ जो कि रुद्राणी के कानों में सुनाई दी थी, आ गई शॉपिंग करके, दिखाओ तो ज़रा क्या क्या सामान लाई हो। जैसे ही रुद्राणी ने ये सुना था, झटके से उसका चेहरा पता नहीं क्यों अग्निव जी की तरफ गया था। और अग्निव जी जो कि आगे की तरफ थे और स्टेयर की तरफ अभी चढ़ने वाले थे कि उसकी तरफ मुड़ करके देखे थे, जैसे कि अपनी आंखों से ही समझाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए बेवकूफ़ कहता हूँ तुम्हें। अब समझ में आया कि मैंने ये वाला बैग क्यों अपने हाथ में लिया है। अभी वो अपने एक्सप्रेशन को ऐसा बना करके थोड़ी देर के लिए रुद्राणी की तरफ देखे थे और फिर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मुड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी अचानक से कोई उनके सामने आया था, अपने हाथ में इस वक्त कुछ तो खाते हुए। वैसे ये वाला बैग किसका? शॉपिंग पे ये वाला भी खरीदा गया? इस जैसे अभी उस बैग की तरफ आगे बढ़ने वाला था ऋषि, वो तुरंत ही अपने हाथ में उस पकड़े बैग को हल्का पीछे करते हुए कहते हैं, मेरा सामान है, देखना है। जैसे ही ऋषि को ये सुनाई दिया था कि वो अग्निव जी का सामान है, वैसे तो बहुत चुलबुला था, लेकिन अब इतनी भी गट्स थोड़ी ना थी। वो एकदम से अपने चेहरे को नाम मिलाते कहते हैं, नहीं, आपके सामान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तुझे मेरे बीवी के सामान में इंटरेस्ट है? नहीं, मेरा वो मतलब। लेकिन तभी ऋषि को संभालते हुए पीछे से अक्षांश आते हुए कहता है, चल ऋषि, हम लोग घर निकल रहे हैं। भाई अगर कुछ काम होगा तो बताइएगा मुझे। तभी अग्निव जो उनके कंधे पर हाथ रखे थे और फिर अक्षांश को घूरते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, थोड़ा देर रुको, रात में तुमसे कुछ काम है मुझे। तभी ऋषि जो कि अभी नीचे की तरफ उतर ही रहा था कि ये कॉन्वर्सेशन सुनकर के वो पीछे मुड़ते हुए अपने अपने पूरे स्प्रिंग रोल को एक ही बार में मुंह में डाल चुका था और उसे चबाते हुए कहता है, तो ये कहना चाह रहे कि रात में काम मेरे से काम नहीं है आपको? अगर है तो मैं भी रुक जाता हूँ। तुम यहाँ से निकल ही जाओ, खामखा पिट जाओगे, और अगर मेरा 2-3 थप्पड़ पड़ा ना तो रो दोगे। और ऋषि की तरह देखते हुए कहते हैं, और वैसे भी तुम्हें तो यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मौसी ने तो तुम्हें पहले भी कई बार यहाँ पर आने के लिए कहा है, लेकिन तुम यहाँ आना पसंद नहीं करते हो। फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया? वो बात ऐसी थी भाई कि मैं क्या कह रहा था, वो जो आपके वो जो मतलब गैराज में वो जो स्पोर्ट्स बाइक पड़ी हुई है, मतलब पड़ी हुई है, तो आप तो यूज़ करते नहीं हो, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं उससे, अगर इतना टाइम नहीं होता मेरे पास ऋषि, जल्दी बोलो। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई अगर वो स्पोर्ट्स बाइक मुझे मिल जाती तो ये रोना कि पापा तो मेरे खरीदने से रहे, और मॉम तो आप जानते कितने स्ट्रिक्ट है, अब आप ही तो हो ना मेरे सब कुछ, अब आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा भाई, समझ रहे हो ना आप? आपको पता है ना बाइक मेरी फर्स्ट लव है, प्लीज़ वो वाला बाइक दिलवा दो ना। मेरे सारे दोस्त शो ऑफ करते हैं, कैसा लगता है बोल करके कि मैं अग्निव राज कश्यप का भाई हूँ, लेकिन मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं है।
तुमने 2 बाइक तो पहले खरीदवाई थी तुमने, वो कहाँ गई? भाई वो मैं चला रहा था, वो चलाते चलाते गिर गई भाई। ऋषि को लगा था कि अगर अग्नीव 3 मिनट तक उसकी बकवास सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कन्विंस हो रहे हैं, और उसे ये लगा था कि अगर वो कन्विंस हो रहे हैं तो शायद उसको बाइक मिल भी जाएगी। लेकिन ये ऋषि की गलतफहमी थी। अक्षांश के उनके ठीक बगल में ही खड़ा था, सेम स्टेयर पर। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अग्नीव भाई को कब से इतना इंटरेस्ट आ गया ऋषि की बकवास फालतू जैसी बातों में, क्योंकि वो तो अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन अक्षांश को भी ये नहीं पता था कि अग्नीव जी, जो कि इस वक्त किसी और को ही देखने में गुम थे, वो तो बस शो ऑफ कर रहे थे ऋषि को कि वो ऋषि को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन असली बात तो वो किसी और की सुन रहे थे। लेकिन असल में तो वो बात किसी और की ही सुन रहे थे, क्योंकि इस वक्त नीचे एक लड़की, जो कि चुपचाप नीचे की तरफ हल्का सा अपने घुटने को झुका करके बैठी थी, और एक बड़े से मैट्रेस जो कि नीचे की तरफ ही बिछाया गया था ऐसे ही गपशप मारने के लिए, उसी पर उसकी सारी साड़ियाँ बिखेरी गई थी, जिसमें से तारा जी एक साड़ी को अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, बड़ी महंगी महंगी साड़ी खरीदवाई हो तुम तो। अभी से पति को लूटने का इरादा बना लिया क्या तुमने? देखो भाई है मेरा, बहुत मेहनत से कमाता है, और अगर तुम्हारा लूटने का इरादा तो पहले ही बता दो, पता चले पहली वाली की तरह। जैसे ही तारा जी के मुंह से इतना निकला था कि तभी अर्चना जी घूर कर देखी थी तारा को, कि उनकी बात एकदम से बीच में रुक गई थी। और वही अर्चना जी, जो कि इस वक्त सामने बैठी रुद्राणी की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहती हैं, बेटा आपको ये सारा पसंद आया? जी हाँ आंटी, वो इन्होंने ही लिया ना, तो इनकी पसंद तो काफ़ी अच्छी है, मुझे सब अच्छा लगा। तभी दामिनी जी, जो कि बगल में ही बैठी थी और रुद्राणी की तरफ देखते हुए कहती हैं, मेरे देवर हैं, उनकी चॉइस टॉप क्लास ही होती है। तभी तारा जी, जो कि दामिनी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, तो भाई किसके हैं भाभी? मेरे हैं ना, पसंद तो आएगा ही। अब इतनी अच्छी पसंद जो है मेरे भाई की। इस बात पर अर्चना जी भी हाँ में सर हिलाते हुए कहती हैं, सही कह रहे हो तुम लोग, पसंद तो काफ़ी अच्छी है मेरे बेटे की। वो साड़ी की तरफ नहीं बल्कि रुद्राणी की तरफ देखकर कह रही थी, और रुद्राणी को कहती हैं, तुम जाओ कमरे में, ये सारी साड़ी मैं राशि के हाथों भिजवा दूंगी। जैसे ही रुद्राणी अभी खड़ी हुई थी अपने कमरे में जाने के लिए, एक तरफ रुद्राणी खड़ी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ ऋषि की बातें अभी भी कंटिन्यू थी। कहाँ अग्नीव, जो कि एकदम से ऊपर वाले स्टेयर पर खड़े थे, और ऋषि एकदम से नीचे की तरफ और हल्का सा अपने सिर को झुकाए हुए वो सारी बातें कर रहा था। भाई आई प्रॉमिस, 1 महीने के लिए चाहिए बस, अगर 1 महीने के लिए भी आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको सर्विसिंग करा करके हर दिन अच्छे से धूल पोछ करके रखूँगा, और उसको एक खरोच नहीं आने दूंगा। और ये बोलते हुए वो जैसे अपनी मुंडी को ऊपर की तरफ उठा करके अभी देखा ही था अग्नीव जी की तरफ, लेकिन अग्नीव जी तो यहाँ से जा चुके थे। तभी कंधे पर अक्षांश हाथ रखते हुए उसको समझाते हुए कहते हैं, बच्चे वो तुझे अपनी बाइक क्या, वो तुझे अपना टाइम भी ना दे, चले यहाँ से। अरे पर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो वो यहीं पर खड़े थे, मेरी बात सुन रहे थे, मुझे लगा कि मैं उन्हें ऑलमोस्ट कन्विंस कर चुका हूँ, 5 मिनट मेरे लिए खड़े रहे वो। लेकिन तभी अक्षांश, जो कि बगल की तरफ दिखाए थे, अभी रुद्राणी उसी तरफ से गुजर ही रही थी और स्टेयर से अभी ऊपर की तरफ जा रही थी। और फिर अक्षांश ऋषि को गाल से पकड़ते हुए धीरे से कहते हैं, वो तेरे को नहीं, अपनी बीवी को सुन रहे थे, बकलोल, चल अब यहाँ से। अरे पर ऐसा कैसे? वो तो मुझे लगा कि मैं भाई को कन्विंस कर लिया। मेरी स्पोर्ट्स बाइक अब मम्मी भी नहीं दिलवाएंगी, पॉप्स तो वैसे ही नहीं दिलवा रहे, तो मैं क्या करूँ? मैं किससे मांगूँ अब? अग्निव भाई का तो एक सहारा। तभी अक्षांश, जो कि रुद्राणी की तरफ इशारा करते कहते हैं, अगर उनसे बात करो तो बात बन सकती है। ये सुनते ऋषि, जो कि हंसते हुए कहता है, उनसे? अरे वो बहुत चुलबुली और बहुत बच्ची जैसी है, थोड़ी थोड़ी मेरी वाली वाइब है उनकी, भला वो कैसे मुझे बाइक दिलवा पाएंगी? वो बहुत पैसे वाली है क्या? अरे नहीं, जिससे आपको बाइक चाहिए, मुझे लगता है कि इनका दबदबा उनके सामने बहुत चलता है। क्यों बात कर रहे भाई? आई मीन मेरे भाई के ऊपर भी किसी का दबदबा चल सकता है क्या? अक्षांश, जो कि अब उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसको बाहर की तरफ ले जाते हुए कहता है, चल तू रहने दे, मत समझ, अभी बहुत बच्चा है तो। दूसरी तरफ रुद्राणी, जो कि अभी अभी अपने कमरे में गई थी, और कमरे के अंदर जाते ही उसकी गलती से नज़र डायरेक्टली अग्नीव की नज़रों पर पड़ी थी, और दोनों के बीच जो आई कांटेक्ट बना था
पहली बार ऐसा हुआ था कि रुद्राणी ने खुद अपनी नज़रों को पहले नीचे कर लिया था। और वहीं वो अब दूसरी तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए अपने गले को धीरे से क्लियर करते हुए कहती है, वो थैंक यू। बेचारे को उसके हस्बैंड जी, सो कॉल्ड हस्बैंड जी, आज इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से बचा दिया। अगर वो भी बैग नीचे खुल जाता सबके सामने और पता चल जाता सबको कि उस बैग में क्या है, तो कितनी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती बेचारे की, और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता रुद्राणी के लिए। थैंक यू की क्या ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक हफ्ते के लिए सही हो तो बीवी ही ना, और मेरी बीवी के ऐसे सामान को कोई देखे, ऑब्वियसली आई वोंट अलाउ इट। पर अचानक ही उसके दिमाग में ये बात आई थी, वो तो बीवी नहीं है ना, वो तो मिस्ट्रेस है। और वो जैसे अभी पीछे की तरफ मुड़ करके कुछ बोल पाते कि उससे पहले अग्निव जी ने अपनी बातों को करेक्ट कर लिया था। हाँ वही मिस्ट्रेस। उसको ज़रा भी डिफरेंस तो पता ही नहीं था, क्योंकि अभी तक उसने गूगल पर सर्च कहाँ किया था कि एक्चुअल में मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है। उसके लिए बस यही था कि मिस्ट्रेस को बीवी वाले सारे काम भी करने होते हैं और साथ में उसको पैसे भी मिलते हैं। बुराई क्या है इसमें। वहीं अग्निव जो कि अपने हाथ में फिर से फ़ोन पकड़ चुके थे, क्योंकि वो पहले से अपनी ड्रेस वगैरह को चेंज कर लिए थे और आराम से जाकर के बालकनी के पास खड़े होकर के किसी से तो बातें करना शुरू कर दिए थे। फिर से वही चैटिंग। अब उसका दिल जो कि दोबारा से भी हैवी हो पाता, लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहती है, वो तो मुझ में कभी इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर किसी और लड़की से बात करें तो भी क्या हो गया, सो ही जाती हूँ मैं। आराम से जा करके वो भी कपड़े चेंज किए थे, और कपड़े उसको कोई और तो मिलते नहीं अग्निव के शर्ट के अलावा। जैसे वो शर्ट पहन करके अभी जा ही रही थी सोने के लिए, लेकिन तभी कोई उसको रोकते हुए कहता है, अरे इतने सारे कपड़े खरीद कर लाए, उसमें भी तुम्हें कोई और नहीं पहनने का मन कर रहा है? यही पहनना था तुम्हें? मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो तुम? फिर वो अपने पहने हुए शर्ट के कॉलर पर अपना हाथ हल्का सा टच करते हुए कहती है, इस तरह के कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं मुझे, साड़ी पहनकर थोड़ी ना सोऊंगी मैं। और ये बोलकर वो जाके आराम से बेड पर लेट गई थी। नीर जो कि उसकी तरफ घूरते हुए अपने मन में कहते हैं, बिना हक के इतना हक जता रही है, जिस दिन इसको हक दे दिया खुद पर, उस दिन क्या करेगी मेरा। अगले दिन सुबह के 4:30 बज गए थे और कोई इंतजार कर रहा था रुद्राणी के उठने का, लेकिन अब तक ये मैडम उठी नहीं। उसके मुंह पर ठंडा ठंडा पानी दे मारा था, और जैसे ही अभी वो उठ पाती, रात में तो बेड पर सोई थी वो, लेकिन सुबह उठते उठते काउच पर पहुंच गई थी। लेकिन उठते उठते वो काउच पर नहीं बल्कि ज़मीन पर ही पहुंच गई थी, क्योंकि धड़ाम से जब पानी उसके मुंह पर पड़ा था तो वो भी धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गई थी और काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहती है, आउच लग गई। क्या है, कौन है भाई सुबह सुबह परेशान कर रहा है? और ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली थी, और फिर जैसे अभी सामने की तरफ घूर पाती, कोई इस वक्त उसी के सामने बैठा हुआ था नीचे की तरफ, और अपने हाथ को कसते हुए काफ़ी गुस्से में अपनी चमड़े को भी कसते हुए उसको वार्निंग देते हुए कहते हैं, 5 मिनट में होश में आ जाओ तुम, वरना उल्टा थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे गाल पर। अच्छा, क्यों पड़ेगा थप्पड़, और क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? नशे में चली जाती थी वो जब वो सुबह सुबह उठती थी तो, और उसको ऐसे नशे में देख कर के पता नहीं क्या मज़ा मिलता था अग्निव जी को। वो जानते तो थे कि 5 मिनट तक ये लड़की ऐसे ऊट पटांग बातें करते रहेगी और होश नहीं आएगा उसे, लेकिन फिर भी वो अपने स्ट्रिक्टनेस को ना तो कम कर रहे थे और ना ही उससे बात करना बंद कर रहे थे। वो भी उसके ठीक सामने वैसे ही बैठे हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ याद है कौन लगता हूँ मैं तुम्हारा? और तुम्हें बोला है मैंने 5 मिनट में होश में आ जाओ, उसके बाद तुम्हें जॉगिंग के लिए ले जाना है, और आज 10 किलोमीटर की रनिंग करवाने वाला हूँ मैं तुमसे। बाप रे बाप, 10 किलोमीटर? मैं क्या कोई आपको मुंबई की लोकल ट्रेन लगती हूँ? मेट्रो हूँ मैं? इतना क्यों दौड़ाना है मुझे? मैं नहीं दौड़ूंगी। अब अपने चेहरे पर वो स्माइल तो ला नहीं सकते थे, क्योंकि फिर उनका ऑरा कम हो जाता, लेकिन सच बताएं तो इस वक्त उनको स्माइल करने का बहुत ज़ोर से मन कर रहा था। ऐसे नशीली आवाज़, आंखें बार बार बंद हो रही थी, बेचारी बैठे बैठे ही सोए जा रही थी, कभी सर इधर लुढ़कता तो कभी उधर, और फिर काउच का सहारा लेते हुए जाकर के काउच पर ही टिकते हुए कहती है, अभी मैं सोऊंगी। मैंने कहा उठो। अरे नहीं उठना है मुझे, सोने दीजिए। अग्निव को जब लगा था कि फाइनली उसकी आंखें अब फिर से बंद ही हो चुकी हैं और ये फिर से गहरी नींद में ही जा चुकी है, तभी वो प्रॉपरली अपने घुटनों पर बैठे थे
और उसकी तरफ हल्का हल्का झुकते हुए उसके आगे आ रहे बाल जो कि उसके नाक पर और उसकी आंखों को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, वो उसके बालों को पूरी तरह से साइड किए थे। और अभी अपने होठों को ले जाकर के उसके फोरहेड पर टिका ही पाते उससे पहले उसकी आंखें एकदम से खुली थी, जैसे कि उसे अचानक ही होश आ गया हो कि वो अभी कहाँ है, क्या कर रही है और किसके सामने किस तरह की बातें कर रही है। जैसे उसकी आंखें खुली थी और वो हड़बड़ा कर अभी कुछ बोल ही पाती कि तभी अग्नीव के चेहरे को इतना क्लोज देख करके उसको दोबारा से वही वाली बीमारी लगी थी। हार्ट बीट जोर से धड़कने लगा था और साथ ही उसकी आंखें जो कि एकदम से अब नीचे की तरफ झुक गई थी और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, बीमारी बीमारी हो रही है मुझे, दूर जाइए। वो तो बेचारे अभी थोड़ा रोमांटिक मूड में आए थे, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ उसने उन्हें सुनी थी वो खुद ही खड़े होते हुए कहते हैं, किसी लायक नहीं ये लड़की। सर, मुझे फिर से वही बीमारी हो रही है, एकदम से हार्ट बीट तेज हो गया। तो क्या करूँ मैं? उठो जा करके फ्रेश हो और निकल रहे हम लोग दौड़ने के लिए। और आज तो मैं 12 किलोमीटर दौड़ाऊंगा, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरा मूड बिगाड़ा है तुमने। जाओ रेडी हो जल्दी, और तुम्हारे लिए कोट सेट लेकर आया हूँ, वही पहनना। खुद वो वाइट कलर के पूरे ट्रांसपेरेंट टी शर्ट में थे जिसमें उनकी ऑलमोस्ट बॉडी और ऑलमोस्ट फिगर दिख ही रहा था, और साथ ही नीचे उन्होंने ग्रे कलर का ट्राउज़र पहन रखा था। बालकनी के साइड में आकर के अभी वो पुशअप्स ही मार रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब तक मैडम जी तैयार होंगी। 6 मिनट के अंदर वो रेडी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने तो 5 मिनट तक का ही सिर्फ ऑर्डर दिया था। वो कोट सेट पहन करके अब अपने हाथों को पीछे पूरी तरह से बांधे हुए अपने बालों को भी अच्छे से बन बना करके रेडी हो चुकी थी एज उनकी स्टूडेंट। सो आई एम रेडी, अब मैं निकलूँ वॉकिंग के लिए? वॉकिंग के लिए नहीं, रनिंग के लिए। सॉरी, वही रनिंग के लिए। सॉरी, वो नींद में हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत निकल गया होगा तो सॉरी। मैं नींद में होती तो होश में नहीं होती हूँ। तभी वो अपने पूरे पुशअप्स को तो कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन बीच में उसे ड्रॉप करते हुए अब खड़े होते हुए कहते हैं, निकलो तुम दौड़ने के लिए, मैं आता हूँ पीछे पीछे। अब वही रुद्राणी अभी बाहर निकल पाती, लेकिन उसे गार्डन से होते हुए गुजरना था और उसी गार्डन में इस वक्त कोई पुशअप्स मार रहा था। जैसे अभी उस तरफ रुद्राणी आगे बढ़ी थी, चेहरे को देखने के बाद उसे समझ में आया था, अक्षांश आप इतनी सुबह सुबह उठते हैं? तभी अक्षांश जो कि एकदम से अपने चेहरे को उठा करके देखे थे और जैसे ही रुद्राणी को उन्होंने देखा था वो तुरंत ही उठते हुए कहते हैं, हाँ हाँ भाभी, वो मैं सुबह ही उठ जाता हूँ जल्दी। वो वैसे भी मुझे आज फ्लाइट से कहीं निकलना था तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज कंप्लीट करके निकलूँ। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग। तभी काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी बनाई है आपने। वैसे आपके फिगर को देखकर लगता है कि काफ़ी हट्टे कट्टे इंसान है, कुछ ऐसा वैसा काम करते हैं क्या? तभी अक्षांश जो कि थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं, ऐसा वैसा मतलब? नहीं मतलब इतने डोले शोले बनाए तो कुछ तो मार धाड़ वाला काम करते होंगे। काम आता है कि नहीं ये बॉडी किसी को मारने पीटने में? अक्षांश जो कि बहुत ही पोलाइटली कहते हैं, नहीं नहीं भाभी, मैं तो शरीफ हूँ, ये सब काम नहीं करता मैं, और किसी को मारना पीटना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे मारना पीटना तो नहीं चाहिए ना बेसिकली इंसान को, आई मीन गलत बात होती है। जैसे ही अभी रुद्राणी से अक्षांश ने बोला था सिर्फ ये पता करने के लिए कि रुद्राणी का इस पर जवाब क्या था, तभी रुद्राणी जो कि अभी फुल स्लीव्स के कोट सेट को जो पहनी थी उसके स्लीव्स को हल्का हल्का ऊपर करते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे? मारने में जो मज़ा आता है ना, सारी हेकड़ी निकाल देती हूँ मैं। मुझे तो हड्डियाँ तोड़ने में, और जब वो चूर चूर करके आवाज़ आती है और जब सामने वाला शख्स मुझसे गिड़गिड़ाता है, हाय वो मोमेंट ना क्या। तभी पीछे से उसकी कमर पर जोर से कोई हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या बात हो रही है? कितने झटके से खींचा था, वो भी अक्षांश के सामने अग्निव ने रुद्राणी को। वो एकदम से ऑकवर्ड होते हुए हल्का हल्का पीछे होते हुए कहती है, नहीं सर वो कुछ नहीं, मैं लेकिन अक्षांश के सामने वो अग्निव को सर क्यों बुला रही है? तभी वो उसके कमर पर हल्का सा पंच करते हुए कहते हैं, सर तुम मुझे हस्बैंड से बुलाओ, कितने बार बोलो तुम्हें? हाँ सॉरी हस्बैंड जी। उसे दर्द हो रहा था लेकिन बेचारी अपने फेस पर उस एक्सप्रेशन को लाना नहीं चाह रही थी। और तभी वो अक्षांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, हुए तुम्हारे 500 पुलअप्स? ये सुनते रुद्राणी का भी चेहरा एकदम से अग्निव की तरफ घुमा था और वो हैरानी से कहती है, 500 पुलअप्स? इतना ज़्यादा क्यों? तभी मैं सोचू इतने सुबह सुबह इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तभी अक्षांश जो कि हंसते हुए कहते हैं, वो तो रात में हो गया था, अब रात की पनिशमेंट को मैं सुबह करता तो अच्छा थोड़ी ना होता। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा आज। इवन अब कहे तो अभी भेज देता हूँ।
रुद्राणी को ये कॉन्वर्सेशन कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, जैसे कि उसके कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा हो। ये क्या चल रहा है? पनिशमेंट, पुलअप्स, 500, वीडियो। वीडियो बनाकर के कौन पुलअप्स करता है बाबा? नहीं भाभी, वो एविडेंस के लिए रखना पड़ता है। आई मीन एज अ प्रूफ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये बात वो अग्नीव की तरफ देखते हुए ही बोल रहे थे। रुद्राणी को अग्नीव जो कि अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, यू जस्ट स्टार्ट रनिंग। और रुद्राणी को यहाँ से भेज करके अक्षांश की तरफ घूरते हुए अग्नीव जो कि देखे थे और फिर अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से उससे दूर रहना। शी इज़ इनोसेंट बट यू आर मैच्योर, और मेरे गुस्से से तो तुम अच्छे से वाकिफ हो। और ये बोल कर के वो अक्षांश के कंधे पर अपना हाथ टैप किए थे और फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकले थे। लेकिन वो पैदल नहीं निकले थे, वो अपने कार से निकले थे और रुद्राणी को पैदल दौड़ा रहे थे। बेचारे के साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। 2 घंटे तक उसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करवाने के बाद जाकर के फाइनली वो घर पहुंची थी। वो भी दौड़ते दौड़ते, बहुत मेहनत करवाते थे वो, लेकिन ऑब्वियसली उसमें रुद्राणी का ही फ़ायदा था। और अब तो रुद्राणी को इन सब चीज़ों की आदत ही लग चुकी थी। जैसे ही रुद्राणी जी हाँफते ढाँफते हॉल के अंदर पहुंची थी, लेकिन हॉल के अंदर पहुंचने के बाद अब तो सब लोग उठ चुके थे और सबकी नज़र रुद्राणी पर पड़ी थी। इस वक्त दामिनी जी की 2 बहन थीं जो कि आज यहाँ से निकलने वाली थी, क्योंकि अर्चना जी का हुक्म जो आ गया था। और वहीं दूसरी तरफ दामिनी का तो सर एकदम से गर्म होना शुरू कर दिया था। अभी वो ऊपर की तरफ ही थी, 2nd फ्लोर पर। वो रेलिंग से टक करके रुद्राणी को काफ़ी ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, रुद्राणी, ये कोई तरीका। लेकिन ये बोलते बोलते उनकी नज़र पड़ी थी पीछे की तरफ। कोई तो था जो अभी अपने हाथों में अपनी की रिंग को घुमाते हुए आराम से आगे की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही अग्नीव जी की नज़र अभी पहुंची थी दामिनी जी के चेहरे पर, आ रही हूँ अब मलिक साहब, बस आ गई। और वो ये बोल करके जल्दी से भागी थी अपने कमरे की तरफ, और इवन उनकी दोनों बहनें भी। लेकिन वहीं एक लड़की थी, अनीता। अनीता जो कि दामिनी की सबसे छोटी बहन थी, और साथ ही दामिनी बहुत शिद्दत से चाहती थी कि वो अनीता के साथ अपने देवर जी का रिश्ता तय कर दें।